हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। दोस्तों, अगर आप कहानियाँ इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश चैनल का लिंक है। आप लोग जाकर उस चैनल को भी सपोर्ट करके वहाँ की कहानियाँ सुनकर मज़ा ले सकते हो। अब चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानियाँ। रात के 1 बजे का समय था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा ठंडी और खामोश थी, मानो वो भी किसी अनजानी डरावनी घटना का इंतजार कर रही हो। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1 बज चुके थे और वो बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। उसे आखिरी बस का इंतजार था जो हर रात 1 बजे वहां से गुजरती थी। आज भी उसे उसी बस का सहारा था, लेकिन आज माहौल कुछ अजीब सा था। आज बस स्टॉप के आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और चारों ओर एक धुंध भी फैली हुई थी जो समय के साथ और भी घनी होती जा रही थी। विक्रम ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस स्टॉप के पीछे जंगली झाड़ियां काफी ज्यादा थी, मानो एक प्रकार का वो जंगल ही था। अब थोड़ी ही देर में सन्नाटे को चीरते हुए किसी महिला के सिसकने की आवाज आई। वो आवाज रात के उस सन्नाटे में काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज गूंज रही है। उसने ध्यान से सुना तो पता चला कि आवाज पास से ही आ रही थी, पर वहां कोई था ही नहीं। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम ही होगा, बस आ ही जाएगी। पर जैसे ही उसने ये सोचा, उसके सामने अचानक से एक पुरानी और अजीब सी जंग लगी हुई बस धीमी गति से आती हुई दिखाई दी। बस में कोई यात्री नहीं था। बस का रंग फीका पड़ चुका था और उसकी खिड़कियों पर जाले लटके हुए थे। वो बस को देखकर ऐसा लग रहा था कि कई सालों के बाद आज इस बस को निकालकर चलाया जा रहा है। बस में कोई यात्री का ना होना ये विक्रम के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता था कि बस खाली ही वहां पर आती थी और अगर कभी कोई यात्री हो भी जाता तो मुश्किल से 1 या 2 लोग उसे बैठे हुए दिखाई देते। विक्रम ने बस के आते ही धीरे से बस में कदम रखा। ड्राइवर की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें धुंधली और चेहरा काफी ज्यादा डरावना था। उसने बिना किसी शब्द के बस का दरवाजा बंद कर दिया और फिर बस आगे चल पड़ी। बस के अंदर की हवा काफी ज्यादा ठंडी थी। विक्रम ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, विक्रम को एहसास हुआ कि रास्ते कुछ अलग लग रहे हैं या फिर ये बस किसी और रास्ते पर जा रही है। वो रास्ते की सड़कें और भी ज्यादा सुनसान और डरावनी लग रही थी। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अचानक बस की रोशनी धीमी होने लगी और उसकी सीट के पास बैठी एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा विक्रम की ओर था, पर आंखें बंद थी। विक्रम ने घबराकर दूसरी ओर देखा, लेकिन जब उसने फिर से उस औरत की ओर देखा तो उसकी आंखें खुल चुकी थी और वो सीधे विक्रम को देख रही थी। अब सवाल ये था कि जब विक्रम बस में चढ़ा तो बस में कोई नहीं था, फिर ये औरत यहाँ पर कैसे आई? उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था। एक बार को तो यूं लग रहा था कि वो शरीर अब मुर्दा हो चुका है। विक्रम के शरीर में झंझनाहट होने लगी। उसने बस ड्राइवर की ओर देखा, लेकिन बस ड्राइवर तो खुद से ही बस को चलाए जा रहा था। विक्रम चिल्लाया, रुको, मुझे यहां से उतारो। पर ड्राइवर ने
उसकी बात नहीं सुनी। अचानक बस की सारी लाइटें बुझ गई। अब बस में घुप अंधेरा था और विक्रम ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। उसे अपने चारों ओर कई सारे साए नजर आने लगे। अब विक्रम को समझ में आ चुका था कि जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं, बल्कि कई ज़्यादा कुछ डरावना है बस में। इसी के साथ कुछ ठंडी डरावनी फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंजने लगी। वो फुसफुसाहट ऐसी थी जैसा कि बस में सभी यात्री आपस में बात कर रहे हो, लेकिन किसी को भी बात करता हुआ वो देख नहीं पा रहा था। विक्रम का दिल अब उसके सीने से बाहर निकलने को था। उसने बस के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा जाम हो चुका था। तभी एक ठंडी बर्फीली हथेली ने उसके कंधे पर दस्तक दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत थी। अब विक्रम के एकदम पास खड़ी थी। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम भी आज हमारे साथ इसी बस में यात्रा कर रहे हो, उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा। विक्रम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। चारों तरफ साए अब उसके और पास आने लगे। उनकी फुसफुसाहटें तेज हो गई। विक्रम की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और घबराहट के मारे वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। फिर थोड़ी ही देर बाद अपने आप उसकी आंख खुली। जब उसने बस के बाहर देखा तो चारों ओर अंधेरा ही था। ऐसा लग रहा था कि वो बस अब धुंध के बीच कहीं गुम हो गई हो। वो भी ये सब देख ही रहा था कि फिर से अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। इस बार भी हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई, उसकी सांसें थम गई और दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कांपते हुए पीछे मुड़ा और उसने देखा कि वही खौफनाक औरत अब उससे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखें खाली और भयानक तो थी ही, लेकिन इस बार उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि कुछ हलचल हो रही है और होठों पर वो डरावनी मुस्कान अब भी बनी हुई थी। विक्रम मन ही मन सोच रहा था कि काश ये एक सपना हो, लेकिन इस बार विक्रम के अंदर कहीं से कुछ ताकत जागी। उसने अचानक अपने हाथ से उस ठंडी हथेली को झटक दिया जो उसके कंधे पर अब भी उसे महसूस हो रही थी और पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा जाम था, पर उसकी घबराहट और डर ने उसे हिम्मत दी। उसने जोर से दरवाजे को धक्का मारा और दरवाजा एक तेज धड़ाम से खुल गया। विक्रम गिरते पड़ते बस से बाहर कूदा और काले अंधेरे में दौड़ने लगा। उसकी सांसें फट रही थी और हर कदम उसे मानो मौत से भागने जैसा लग रहा था, लेकिन उसके कदमों के पीछे अब भी वो सायों की फुसफुसाहट गूंज रही थी और अब उसे बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा था कि कोई कह रहा है, तू हमारा है। वो आवाजें अब उसके कानों में ऐसी गूंज रही थी जैसे कि मानो कोई कान में तेज ढोल बजा रहा हो, और ऐसा लग रहा था कि वो सब के सब उसकी आत्मा की उससे मांग कर रहे हैं। वो दौड़ता रहा बिना रुके, बिना पीछे देखे, पर रास्ते उसे अनजान और भटकाने वाले लगने लगे। वो अब शहर से दूर किसी वीरान इलाके में पहुंच चुका था, जहां धुंध और अंधेरे का जाल बिछा हुआ था। विक्रम अचानक ठिठक गया। उसके सामने एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। मकान में एक पीली फीकी रोशनी जल रही थी, मानो कोई अंदर उसका इंतजार कर रहा हो। उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। वो जानता था कि बस के साथ उसका पीछा कोई और भी कर रहा है और अपनी जान बचाने के लिए अब उसे कहीं छुपना था, जिस वजह से उसे किसी जगह की तलाश थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे जो सामने उसे मकान दिख रहा था उस मकान के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि ये जगह उससे भी ज्यादा खौफनाक है। जो वो अभी अभी झेल कर आ रहा था, कई ज्यादा खौफनाक तो उस घर के अंदर का नजारा था। दीवारों पर कुछ दिखाई दे रहा था
सा लग रहा था कि किसी के हाथ के खून के बने हुए पंजे हैं, लेकिन उस पर भी धूल की बहुत मोटी परत जम चुकी थी। और एक जगह पर उसने एक अजीब सी कुछ चीज देखी जो उसे दूर से देखने पर समझ ही नहीं आई। जब नजदीक जाकर उसने अपना हाथ लगाकर उस पर चेक किया तो देखा कि एक भयानक चेहरा दीवार के अंदर से उभर कर सामने आ रहा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और मकान के हर कोने से एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। अचानक विक्रम को फिर से वही सिसकने की आवाज सुनाई दी। वो औरत जिसने उसे बस में डराया था अब मकान के अंदर भी थी। उसकी सिसकियां और करीब आ रही थी और विक्रम को लगा कि उसकी धड़कनें तेज होती जा रही है। लेकिन तभी मकान के अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, तूने सही किया जो भागा, लेकिन अब तुझे कुछ और करना होगा। विक्रम चौंक गया। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो शायद उसी बस का ड्राइवर भी था अब उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब भी धुंधली थी, लेकिन इस बार उनमें एक अजीब सी चमक थी। अगर तुम यहां से जिंदा निकलना चाहते हो, बूढ़े आदमी ने कहा, तो तुम्हें उन सायों का सामना करना होगा। ये मकान उनकी ही आत्माओं की कैद की जगह है और बस उनका शिकारी। पर उनके पास एक कमजोरी है। विक्रम हक्का बक्का रह गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या 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 कमजोरी? बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, डर। अगर तुम अपने डर का सामना कर पाओगे तो वो साए तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे, और अगर तुम हार गए तो ये घर तुम्हारा लास्ट डेस्टिनेशन होगा। विक्रम का दिल अब फिर से धड़कने लगा था और इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा। पर इस बार उसके अंदर डर के साथ साथ हिम्मत भी जाग गई थी। वो जानता था कि भागने का कोई फायदा नहीं, उसे अब अपने डर से लड़ना होगा। वो कमरे के बीच में खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अचानक मकान की खिड़कियां खुलने लगी और वो साए फिर से सामने आने लगे। उनकी फुसफुसाहटें तेज हो गई। तू नहीं बचेगा, तू अब हमारा है। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने अंदर की सारी हिम्मत को जुटाया और चीखा, मैं तुमसे नहीं डरता। उसकी चीख के साथ ही अचानक साए रुक गए और उस घर की दीवारें कांपने लगी। विक्रम ने महसूस किया कि धुंध अब धीरे धीरे हट रही थी। सायों की फुसफुसाहट भी अब कम लग रही थी और वो धीरे धीरे कहीं गायब होने लगे थे। और इसी के साथ अचानक से उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके सर पर हाथ रख दिया हो, जिस वजह से वो वहीं पर गिरने लगा। और थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि घर अब खाली हो चुका था। बूढ़ा आदमी भी कहीं गायब हो चुका था। विक्रम ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वो जिंदा है। उसने डर को हरा ही दिया था और उन सायों से खुद को आजाद कर लिया था। वो धीमे कदमों से मकान से बाहर निकला और वहां से निकलकर अपने गांव या अपने घर की ओर चला गया। दोस्तों, ये कहानी मैंने एक वेबसाइट से ली थी, मुझे अच्छी लगी, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी उत्तराखंड के एक गांव की है। चलिए घटना शुरू करते हैं। ये घटना एक छोटे से गांव उत्तराखंड की है, जिसे सुनकर आज भी कई लोगों को डर का एहसास हो जाता है। ये कहानी एक शिक्षक की है। हम उसे काल्पनिक नाम अनिल दे देते हैं, जो गांव के एक स्कूल में पढ़ाने के लिए पहली बार वहां आया था। कहा जाता है कि आज भी उस गांव में ये कहानी को लेकर सब के सब बहुत ज़्यादा डरते हैं। बात कुछ ऐसी है कि अनिल जो था वो शहर का रहने वाला था और उसे गांव के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। गांव में पहुंचते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हवा में कोई अनजानी खामोशी हो जो अंदर तक चुभ रही हो। लेकिन एक बात अच्छी ये थी कि गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे, सीधे साधे थे, लेकिन उनमें कुछ छिपा हुआ डर था। वो शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे
जैसा मानो चिड़िया शाम होते ही अपने घोंसलों में चली जाती है और गांव के आसपास का जंगल सुनसान हो जाता था। अनिल ने इसे गांव की आम आदत मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक दिन स्कूल के चौकीदार ने उसे चेतावनी दी, साहब, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाइए, वहां कुछ है जो शायद इंसान नहीं है। उसकी आवाज में भी एक रहस्य दिखाई दे रहा था। अनिल ने इस बात को अंधविश्वास मानकर हंसी में टाल दिया और अपने डर को छुपाने की कोशिश भी करने लगा। अनिल का कहना यह था कि मुझे डर उस जंगल से ज्यादा उस वॉचमैन के या चौकीदार के बात में लग रहा था। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद अनिल जंगल के रास्ते से घूमने निकला। सूरज ढलने को था, लेकिन वो रास्ता घना था और उसे जल्दी ही महसूस हुआ कि यह रास्ता भटक गया है। चारों ओर घना जंगल और अजीब सी खामोशी थी। हवा शाम के समय और ज्यादा ठंडी हो रही थी और पेड़ जैसे खुद ही उस जंगल के रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अचानक अनिल ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। उसे कुछ अपने साथ में और भी महसूस हुआ। ऐसा लगा कि उसके चलने के साथ साथ कुछ पेड़ ऐसे हैं जो उसके साथ में ही पीछे पीछे चल रहे हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन एक बार को यूं लगा कि जब भी वो पीछे पलट कर देखता है तो सारे पेड़ अपनी जगह पर रुक जाते हैं और वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो गई थी और उसने तेजी से वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से वही आहट सुनाई दी। इस बार वो आहट और पास से थी। ऐसा लगा अब भी कि कोई पीछा कर रहा है। अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। अचानक उसे सामने एक परछाई दिखाई दी। शायद वो किसी महिला की परछाई थी जो कि सफेद और उस पर लाल रंग के धब्बे वाली साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा धुंधला और अनजान था। अनिल की सांसें एकदम से थम गई। उसने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, क्योंकि वो जान चुका था कि शायद चौकीदार इसके ही बारे में कुछ कह रहा था। लेकिन उसके पैर जैसे मानो वजन हो गए हो और हर कदम मानो 100 किलो का लग रहा था उसे। अनिल को एक बार यूं भी लगा कि उस जंगल की हवाओं ने उसे जकड़ लिया है और वो वहां से उसे जाने नहीं देना चाहती। और जब उसने घबरा कर दोबारा उस औरत को देखा तो पाया कि उसकी आंखें एकदम सूनी थी, जैसे उसमें कोई जीवन ही नहीं है। वो औरत उसके पास आकर खड़ी हो गई और एक अजीब सी धीमी आवाज में बोली, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? अनिल का शरीर थर थरा कर कांपने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और वो उस औरत को क्या जवाब दे। औरत ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसके कंधे को छुआ, अनिल की पूरी दुनिया ही बदल गई, क्योंकि उसके शरीर में अब ठंड ऐसी बढ़ने लगी जैसे कि किसी ने उसके शरीर को चारों ओर से बर्फ से ढक दिया हो। वो कांपता हुआ वहीं पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख अपने आप खुली तो उसने महसूस किया कि कोई उसकी टांगों को घसीट कर कहीं उसे ले जा रहा है। वो जमीन पर तो पड़ा था, लेकिन कोई उसे घसड़ रहा था। जब उसने आंख खोलकर उस आदमी को या उस इंसान को देखना चाहा कि कौन उसे घसीट कर ले जा रहा है, तब उसके शरीर में डर दुगना हो चुका था, क्योंकि उसकी टांगें हवा में थी। महसूस कर पा रहा था कि किसी ने उसके पैर पकड़ कर रखे हैं, लेकिन देख नहीं पा रहा था कि वो कौन है। थोड़ी ही देर के बाद उसने महसूस किया कि वहां पर कई सारे लगड़बग्गे इकट्ठा हो चुके हैं और वो सब के सब जोरों से चीख रहे, चिल्ला रहे थे। वो जो भी आत्मा थी या चुड़ैल थी, अनिल कहता है कि मैं वो नहीं जानता, लेकिन हाँ, उस दिन उनकी वजह से शायद मेरी मदद हो गई। अनिल के जीवन में उस भयानक रात के बाद कुछ भी फिर पहले जैसा नहीं रहा।
जब अनिल उस जंगल से भागा तो जंगल के किनारे आते आते अब उसके शरीर ने उसका साथ देना छोड़ दिया था और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। लेकिन जब सुबह में गांव वालों ने उस जंगल के पास अनिल को बेहोश देखा तो उन लोगों ने उसे उठाकर अपने साथ ले आया। गांव के लोग उसे बचाकर लाए तो थे, लेकिन जो डर और आतंक उसने महसूस किया था वो उसकी आत्मा में गहराई में समा चुका था। वो अब हर समय बेचैन रहता था। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे बन चुके थे। रात को सोने की कोशिश करते ही उसे वही औरत दिखने लगती, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, और उस साड़ी पर कुछ खून के शायद लाल रंग के धब्बे थे। उसकी सूनी आंखें और बर्फ जैसी ठंडी आवाज बार बार गूंजती, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। अनिल के दोस्तों ने और गांव के कुछ लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उसके लिए ये सब कई ज्यादा बुरा था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे फिर से वही आहट सुनाई दी जो उसने उस भयानक रात में महसूस की थी। इस बार दिन का उजाला था, लेकिन फिर भी जंगल के पास से गुजरते समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई लगातार उसका पीछा कर रहा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी नमी छा गई थी, जिस वजह से शायद उसे अब ठंड लग रही थी। वो बिना पीछे देखे भागने लगा, पर कुछ देर बाद अचानक सब कुछ ठहर सा गया हो। उसके सामने वही औरत खड़ी थी, इस बार और भी पास थी। उसका चेहरा पूरी तरह साफ था, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था, बस सूनी ठंडी आंखें जो अनिल की आत्मा को चीरने के लिए काफी थी। औरत ने फिर से वही सवाल किया, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। अनिल ने कांपते हुए पूछा, सब पहले तो ये बताओ तुम हो कौन। उसका जवाब आया, मैं वही हूं जिसे तुमने अनदेखा किया था। मैं उसी रात से भटक रही हूं जब मेरी आत्मा ने इस दुनिया को छोड़ा, लेकिन तुमने देखा, तुमने मुझे महसूस किया, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। अनिल दोबारा से खुद को ही कोसने लगा और ये सोचने लगा कि मैं उस रात यहाँ पर आया ही क्यों। वो वहां से फिर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर फिर से जम गए थे जैसे पहले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इस बार जमीन से उसके पैर ही चिपक गए हो। औरत की परछाई धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी और वो अनिल की तरफ उड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक हवा में एक बदबू सी आई। वो बदबू शायद उस औरत के नजदीक आने की वजह से आ रही थी। उसकी सांसें घुटने लगी और उसे लगा कि अब उसकी जान निकलने ही वाली है। औरत ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनिल को महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से वो खींच कर निकाल कर ले जाएगी। वो मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। तभी उसकी आंखों के सामने दोबारा अंधेरा छाने लगा और जब वो फिर से होश में आया तो वो अपने घर के आंगन में पड़ा था। उसे देखकर बड़ा अजीब लगा। तब उस चौकीदार ने बताया कि साहब, आज मैं भी आपके पीछे पीछे वहीं से जा रहा था। जैसे ही मैंने उस चुड़ैल को या औरत को देखा, मैं तुरंत ही रुक गया और मैं जानता था कि आपकी मदद के लिए मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ। इसीलिए मैं गांव जाकर और भी लोगों को वहां से अपने साथ ले आया। अगले कुछ दिनों में अनिल की हालत और भी बिगड़ने लगी। वो रातों को जागते हुए चिल्लाता था, वो आ रही है, मुझे अब पक्का ले जाएगी। उसकी माँ और पिता बेहद चिंतित थे, लेकिन गांव के लोग समझ गए थे कि अनिल अब उस औरत की गिरफ्त में था। गांव के बुजुर्गों ने एक तांत्रिक को बुलाया जो गांव से कुछ दूर जंगल में रहता था। तांत्रिक ने अनिल की हालत देखी और बताया कि उस पर आत्मा का साया है, वही औरत जिसने जंगल में आत्महत्या की थी। उसने कहा कि आत्मा शांति चाहती है और अगर इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो अनिल को नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान करने की सलाह दी। गांव के लोग और अनिल के परिवार ने अनुष्ठान करने की तैयारी की।
आधी रात को जब जंगल में भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था, तांत्रिक ने अनिल को उस जगह पर ले गया जहां औरत की आत्मा अक्सर देखी जाती थी। वहां उसने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। कुछ देर तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर अचानक से ही हवा तेज हो गई और औरत की परछाई ऐसा लगा कि उन हवाओं में से उभर कर बाहर आ रही हो। वो आ रही है, तांत्रिक ने कहा, तैयार रहो। वो औरत पूरी ताकत से अनिल की ओर बढ़ रही थी और उसकी आंखों में इस बार पहले से भी ज्यादा क्रोध था। उसने तांत्रिक के चारों ओर बंधे सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की। तांत्रिक ने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन औरत की ताकत बढ़ती जा रही थी। अनिल को लगा कि वो अब और नहीं बचेगा। उसकी आंखों के सामने वही भयानक चेहरा था और उस चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? अचानक एक जोरदार चीख हवा में गूंज उठी और औरत की परछाई धुएं में घुलकर कहीं गायब हो गई। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और वहां फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया। अनिल उसके बाद जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इस बार उसकी सांसें शांत थी। वो बच गया था। उसकी आंखों में उठने के बाद भी वही डर साफ नजर आ रहा था। वो औरत की आत्मा तो चले गई थी, लेकिन अनिल के दिल और दिमाग में उसकी छवि हमेशा के लिए छाप कर गई थी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी कुछ अजीब सी है। एक सुनसान समुद्र तट पर एक आदमी अकेला रहता था। हम उसे एक काल्पनिक नाम अर्जुन दे देते हैं। वो समंदर के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जहां दूर दूर तक कोई नहीं आता था। रात को समुद्र की लहरें भी अजीब आवाजें करती थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। अर्जुन को ये आवाजें सुनने की आदत हो गई थी, लेकिन कुछ रातों से वो महसूस कर रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है, पर जब भी वो मुड़ता वहां कोई नहीं होता। एक रात हवा तेज चल रही थी और लहरें भी काफी शोर मचा रही थी। अर्जुन की झोपड़ी की खिड़कियां तेजी से हिल रही थी। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे फिर वही महसूस हुआ कि उसके करीब खड़ा है। इस बार उसने तेजी से मुड़ कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना हो सकती है। अर्जुन ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने फिर से करवट ली तो उसे अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर वो एकदम से कांप गया डर से और परेशान हो गया। वो बिस्तर से उठा और लालटेन जलाने के लिए लपका, लेकिन उससे पहले ही एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी। वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कि कोई उसे अपने पास बुला रहा हो, और एक बहुत ही अजीब सी परछाई उसकी दीवार पर नाचने लगी। अर्जुन ने देखा कि ये परछाई इंसान की तो नहीं थी, क्योंकि उसका आकार काफी अजीब था। वह आकार में बार बार बदलते जा रही थी, कभी छोटी तो कभी बड़ी। उसकी आंखें उस दीवार पर भी चमकती हुई नजर आ रही थी, और अचानक से ही एक भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। उसकी आवाज भी गले में फंस गई थी। अर्जुन की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो धीरे धीरे पागल होता जा रहा है। हर रात उसकी झोपड़ी में कुछ न कुछ अजीब घटनाएं घटती। कभी किसी अदृश्य हाथ की हल्की थपकी, कभी कान में कुछ आकर कोई ऐसा कह देता जो अर्जुन को अंदर तक डरा कर रख देता, तो कभी समुंदर की लहरों के बीच कोई आवाज उसे पुकारती थी। हर बार जब अर्जुन बाहर झांकता उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि अर्जुन को यह समझ में आ गया था, अब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कोई और भी है। एक रात जब समुद्र की लहरें बेहद खामोश थी, अर्जुन ने फैसला तभी किया कि अब इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसने खुद को
हिम्मत वाला बनाने की कोशिश की और बाहर निकलकर समुंदर के किनारे चला गया। वहां की रेत ठंडी और गिल्ली थी। अंधेरे में सिर्फ समुंदर की हल्की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर अचानक उसे दूर किनारे पर एक आकृति दिखी, एक आदमी की परछाई जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन का दिल तो जोरों से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने अपना मन बना ही लिया था कि अब पीछे नहीं हटूंगा। आकृति नजदीक आती गई और अर्जुन की आंखों के सामने उसकी शक्ल साफ होती गई। ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन खुद ही था। जैसे कि उसकी परछाई जीवन ले चुकी हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी काली रंग की आंखों के नीचे कुछ लंबी लकीरें खींची गई थी और उसकी आंखें उसी लकीरों की वजह से थोड़ी अजीब भी दिख रही थी। अर्जुन ने उसे कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस परछाई ने जवाब नहीं दिया। वो अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे उसकी आत्मा ही उसके सामने खड़ी हो। अचानक अर्जुन की छाती में एक दर्द उठा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को अंदर से मरोड़ रहा हो। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। परछाई की आंखों में गहराई और भयानक अंधेरा समा रहा था, जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसी अंधेरे में डूब रही हो। तभी परछाई ने धीरे से कहा, तुमने यहाँ बहुत लंबा समय बिताया है अर्जुन, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। अर्जुन को लगा कि उसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो रही है। तभी उसने जोर से चीख मारी और खुद को पीछे की तरफ फेंक दिया। उसने जितना तेजी से हो सका उतनी तेजी से झोपड़ी की ओर भागा। परछाई पीछे से उसकी हंसी के साथ उसका पीछा कर रही थी। यानी कि वो परछाई एक तरफ तो अर्जुन की शक्ल ले ली थी, लेकिन वहीं जहां अर्जुन घबराए हुए भाग रहा था, वो परछाई एक भयानक हंसी के साथ उसका पीछा कर रही थी। अर्जुन ने झोपड़ी के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया और खुद को अंदर से कुंडी लगा दी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। अर्जुन ने सोचा कि शायद वो बच गया है, पर तभी झोपड़ी की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, तू यहां से कहीं नहीं जा पाएगा। खून की बूंदें दीवारों से टपक रही थी और अर्जुन के कानों में वही फुसफुसाहटें गूंजने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे झोपड़ी जिंदा हो गई हो और चारों ओर से उसे निगलने की तैयारी कर रही है। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था। उसने बेतहाशा झोपड़ी से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जब दरवाजा खोला तो सामने वही परछाई खड़ी थी, उसकी वही भयानक हंसी के साथ, जो कि अर्जुन को और ज्यादा डरा दे रही थी। परछाई ने धीरे धीरे अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी ताकत से एक जलती हुई लकड़ी जो उसकी झोपड़ी में ही जल रही थी, उसे उठाकर उसे मारने की कोशिश की। परछाई ने एक चीख मारी और हवा में वो एकदम से कहीं गायब हो गई और अर्जुन, जो कि अब भी वहां पर घबराया हुआ था, वो वहां से जी जान लगाकर भागा। उस रात अर्जुन बच गया, लेकिन उसके दिल में वो डर तो हमेशा के लिए घर कर गया था। कहा जाता है कि उसके बाद अर्जुन उस झोपड़ी को वैसे ही छोड़कर कहीं दूर चला गया। फिर लगभग 9 साल के बाद जब अर्जुन दोबारा वहां लौटा, तो उस घर के पास आकर उसने फिर से वही महसूस किया जो उसने उस रात महसूस किया था, और अर्जुन बस वही रात से दोबारा उस झोपड़ी को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी नॉर्थ इंडिया के एक गांव की है। जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे, नॉर्थ इंडिया के कई सारे गांव में छलावे की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। कहते थे कि छलावा एक डरावनी और रहस्यमयी आत्मा है जो रात में भटकने वालों को निशाना बनाती है। वो किसी भी शक्ल में आ सकती है, कभी इंसान, कभी जानवर, या कभी कभी बस एक परछाई भी,
वो छलावा बन सकता है। गांव के लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि जिसने भी छलावे को देखा या तो वो पागल हो गया या फिर कहीं ऐसा गायब हुआ कि उसका नामो निशान तक नहीं मिला। ये कहानी शुभम ने अपने दादाजी से सुनी थी। कहते हैं कि गांव में एक लड़का था और वो ये सारी कहानियों को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनता था। उसने कभी ऐसी बातों पर विश्वास किया ही नहीं था और लोगों को हमेशा ही कहता रहता कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ आपके मन का वहम है। शुभम बताता है कि उसके दादाजी उसे बताते थे, बात कुछ ऐसी थी कि वो लड़का शहर गया हुआ था डॉक्टर की पढ़ाई करने, और उसने वहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई होती है 2.5 साल तक पढ़ा। लेकिन फिर उसके माता पिता के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसे गांव लौट कर आना पड़ा। उसके बाद वो गांव के लोगों की बातों पर विश्वास ही नहीं करता कि उसे छलावा बोलता या कोई भूत प्रेत की कहानी सुनता। वो सिर्फ मज़े लेने के लिए सुन लेता था। लेकिन फिर एक बार कुछ अजीब सा हुआ। वैसे तो हमेशा ही वो इन सब कहानियों का मजाक उड़ाता था और मज़ा लेता था। एक रात वो ऐसे ही अपने एक दोस्त के पास से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में आते आते कुत्ते बहुत भौंक रहे थे और एक बड़े से पेड़ की ओर देखकर वो सारे कुत्ते चिल्ला रहे थे। उसे एक बार को ऐसा लगा कि ये सारे कुत्ते उस पेड़ की ओर देखकर क्यों चिल्ला रहे हैं, मुझे उस पेड़ की ओर जाकर देखना चाहिए। वो अकेला ही उस पेड़ की ओर चला गया। जब वहां आगे बढ़ा तो उसके पीछे ही घना जंगल भी पड़ता था। उस जंगल में अब कुत्ते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और वो वहीं जंगल की ओर देखकर भौंक रहे थे और घबराए हुए थे। उसने जब ये देखा तो वो जंगल की ओर चल पड़ा, जहां लोगों का मानना भी था कि छलावा भटकता है। जैसे ही वो पेड़ों के बीच में घुसा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आर पार होकर निकल गई। ऐसा लगा कि सामने से घुसी हो और पीठ से निकल गई हो, और अजीब सी एक खामोशी उसके बाद छा गई थी। रात का अंधेरा ऐसा था कि उससे 1 फीट दूरी पर रखी हुई चीज भी नहीं नजर आ रही थी। वो जो लड़का था आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसकी हिम्मत अब भी कहीं बरकरार थी, जब तक कि उसे अचानक अपने पीछे पैरों की आहट नहीं सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बार को यूं लगा कि कोई अभी अभी बहुत तेज गति से गुजरा हो। तो मुस्कुराया और खुद से ही बोला कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, वही आहट फिर से सुनाई दी। इस बार वो आहट और तेज थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तेजी से मुड़कर देखा और इस बार उसे दूर अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो घबरा गया और कदम वापस खींचने लगा, पर तभी आंखों के साथ एक आकृति सामने नजर आने लगी। ये कोई आदमी जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा मुड़ा हुआ था, जैसे कोई ना पहचान सके। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लग रही थी और वो बिना कोई आवाज किए ही उस लड़के की ओर आगे बढ़ता जा रहा था। उसके बाद वो लड़का भागने की कोशिश किया, लेकिन जैसे जैसे वो दौड़ता, वो रहस्यमय आकृति उसके और करीब आती जा रही थी। उसकी सांसें फंसने लगी और पैर भी एकदम से भारी हो गए। उसे लग रहा था कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है, और इतना भी उसे पता था, ये जो कोई भी है, अगर मैं इसके हाथ लग गया तो ये आज मुझे जान से मार देगा। उसके बाद उसने एक लड़के को देखा जो कि एकदम ही उसी के जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही था, उसकी ही परछाई की तरह, लेकिन उसका चेहरा मरे हुए इंसान की तरह था और उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा था। वो परछाई सिर्फ उसके करीब आई और उसे देखकर उसने मुंह में ही कुछ बड़बड़ाया, जो कि उस लड़के को सुनाई नहीं दिया। कहते हैं कि उसके बाद उस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने कभी सोचा भी नहीं था। वो पहले तो खुद को पूरी ताकत से छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में पैरालाइज हो गया हो।
परछाई उसकी ओर धीरे से झुकी और उसकी ठंडी सांसें वो लड़का खुद के चेहरे पर महसूस कर रहा था। और फिर उसने कहा, मैं छलावा हूँ। इसके बाद उस लड़के की चीख जंगल में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने जब अगले दिन जाकर देखा तो वो बेहोश एक पेड़ के नीचे पड़ा था। जब गांव वालों ने उसे उठाया और होश में लाया तब वो खुद से अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था। शायद अब उसे सच में पैरालाइज हो चुका था। उसके बाद उसने कई सारी जगह पर अपना इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी उसका इलाज नहीं हो पाया। आखिरकार कुछ 4 साल के बाद कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके माता पिता तो पहले ही जा चुके थे इस दुनिया से। अब उसका कोई नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।